Hello students, welcome to the EduExcel and e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Talha. I am here again for you with a new lecture of coordination compound. तो ये हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था और कुछ लिमिटेशंस भी जान ली थी कि वो किन किन चीजों को बताने में फेल हो गया था, और भी बहुत सारी हैं जो आप एनसीईआरटी में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी. आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में फिर से हम डी ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे कि डी ऑर्बिटल में आपके डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 3 हमारे एक्सियल होते हैं और 2 हमारे 3 हमारे नॉन एक्सियल होते हैं और 2 हमारे एक्सियल होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो हम स्प्लिटिंग के बारे में नहीं जान सकते. तो अगेन फिर से वही चीज है कि जो डी सबशेल है तो उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं कितने होते हैं, वो 5 होते हैं. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. ये चीज है. अब यहां पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसको मैं x मान लू और इसको y मान लू तो ये एक्सिस के बीच में रहेगा, तो इसको बोलेंगे डी एक्स वाई. ओके, अगेन इसको मैं y बोल दूं और इसको मैं z बोल दूं तो इसको मैं बोल दूंगा डी वाई जेड, डी वाई जेड. और इसमें अगर मैं बोल दूं z और यहाँ बोल दूं मैं x तो यहाँ पे बोल दूंगा डी जेड एक्स. ये रहेगा इस तरह से. ओके, तो ये हमारे पास जो ऑर्बिटल है ये एक्सिस के बीच में रखे हुए हैं. इस वजह से ये 3 जो ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास ये होते हैं नॉन एक्सियल, इसको बोलते हैं हम नॉन एक्सियल. अब हमारे पास देखते हैं अगला कि एक ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह से रहेगा. यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर करते हैं तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, तो इस तरह से हम रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, क्योंकि ये एक्सिस पे हमारे रखे हुए हैं. ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा, जेड एक्सिस पे रखा हुआ होगा और यहाँ पे एक रिंग बन रहा होगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर. एक्चुअल में ये आपका जो है डी जेड स्क्वायर जो है 2 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है. कैसे कैसे देख लेते हैं इसको भी. तो एक तो हमारे पास जेड एक्सिस तो कॉमन होती है इसके अंदर, और एक ये आती है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये जेड, तो हमारा आ जाएगा डी जेड स्क्वायर और आपका एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसे ही एक और होता है तो हमारे पास क्या आता है इस तरह से, जेड एक्सिस हमारी ऐसी रहेगी और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो हो जाएगा डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं कि ये जेड एक्सिस तो हमारे पास इस पे ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कॉमन है, और उसके बाद क्या रहेगा कि इस तरह से दिखाया जाएगा. तो ये जो चीज है एक रिंग की फॉर्म में हम इसको दिखा देते हैं, जो कि ये हमारे पास है इस तरह से रहता है. ठीक है ना, तो ये हमारे पास होते, तो हमारे पास ये दोनों जो होते हैं एक्सिस पे रखे होते हैं, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं हम एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल्स. ठीक है ना, ये चीज होती है. ओके, तो अब हम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करने वाले हैं. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि हम बोलेंगे स्प्लिटिंग,
स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कर लेते। तो देखो हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 1 2 3 और एक 4 5 हो गए। तो हमारे पास क्या होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कौन सा, ये डी है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही लिगेंड इसके पास अप्रोच करेगा, जैसे ही जाएगा, तो पहले तो इनकी थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होगी, थोड़ा सी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। अब आगे थोड़ा सा देख लो कि क्या होता है। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज यहाँ पे देख लो। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, इसमें आप जरा देख लो इस तरह से। देखो हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है, और ये वाली हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसकी शेप हमारे पास ऐसी होती है कि ये चीजें जो है एक्सिस पे होती है रखी हुई। ये हमारे पास यहाँ से भी एक्सिस होती है, यहाँ से भी, हर जगह से एक्सिस पे होता है रखा हुआ इस तरह से, एक्सिस के बीच में नहीं होता। तो जब हमारे लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे तो उसमें कंडीशन ये होगी कि दो लिगेंड तो हम जो सॉरी दो और जो हमारे पास इस डी ऑर्बिटल के पास जो लिगेंड होंगे, जो लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे इस ऑर्बिटल से, वो दो रास्तों से अप्रोच कर रहे होंगे। दो तो मतलब तीन तो ऑर्बिटल ऐसे होंगे, या मैं कहूंगा कि दो, हाँ, तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के बीच में रखे हुए हैं, और दो ऑर्बिटल हमारे ऐसे हैं जो एक्सिस पर रखे हुए हैं। तो लिगेंड जो है एक्सिस और नॉन एक्सिस दोनों रास्तों से इस मेटल की ओर अप्रोच कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो लिगेंड है, जो हमारे पास लिगेंड होता है उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। और जो डी ऑर्बिटल होता है इसके पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता यह है कि जो लिगेंड हमारे एक्सिस से अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, एक्सिस से, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से जो लिगेंड अप्रोच करता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ लिगेंड एंड डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन है वो, और जो लोन पेयर है हमारा लिगेंड का वो, उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों आमने सामने आ जाते हैं, यानी कि एक्सिस पे होने की वजह से डी ऑर्बिटल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आमने सामने आएंगे, और आमने सामने आने की वजह से उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से उनकी उनकी क्या है, स्टेबिलिटी घटने लगती है। स्टेबिलिटी घटने का मतलब है उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है, और जब वो आप जब ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है तो उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ओके। स्प्लिटिंग होती है, और वो स्प्लिटिंग ये होती है कि जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, उनका केस ये होता है कि उनमें रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो उनकी एनर्जी जो है हाई हो जाती है। अब जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसमें तो हमारे क्या है, लिगेंड अप्रोच नहीं, जो हमारे लिगेंड होते हैं वो एक्सिस की ओर से अप्रोच कर रहे होते हैं, और जबकि जो लिगेंड रखे होते हैं वो आपके नॉन एक्सियली होते रखे हुए। क्योंकि हमारे पास, आपको देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप है वो एक्सिस पर रखे हुए, जो भी चीजें हमारे पास वो एक्सिस पे है रखी हुई, एक्सिस के बीच में नहीं। तो हमारे पास जो तीन ऑर्बिटल होंगे वो नॉन एक्सियली होंगे। तो नॉन एक्सियली होने की वजह से, जबकि लिगेंड जो है हमारे वो एक्सिस की ओर से अप्रोच कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, एक्सिस की ओर से अप्रोच कर रहे होंगे, और लिगेंड हमारे पास नॉन एक्सियली होंगे। तो उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, बल्कि उनके बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा, और अट्रैक्शन होगा आपका न्यूक्लियस और लोन पेयर ऑफ लिगेंड के बीच में, ठीक है ना। यानी कि अट्रैक्शन होगा आपका न्यूक्लियस ऑफ मेटल और लोन पेयर ऑफ लिगेंड।
तो इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि उनकी एनर्जी घटने लगती है। तो जब एनर्जी घटेगी तो हमारे पास ये रहेगा इस तरह से 1 2 ये रहेगा, यानी कि लिगेंड हमारा यहां से भी अप्रोच कर रहा होगा, यहां से भी अप्रोच कर रहा होगा और यहां से भी अप्रोच कर रहा होगा। किन्हीं तीन एक्सिस से अप्रोच कर रहा होगा। तो दो उसमें से दो ऑर्बिटल जो एक्सियल वाले हैं, दो ऑर्बिटल जो एक्सियल वाले उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और तीन ऑर्बिटल जो नॉन एक्सियल है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये रहेगा हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और ये रहेगा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये रहेगा हमारे पास ईजी और ये रहेगा हमारे पास T2G। ये चीजें होंगी, एक होगा हमारे पास ईजी और एक होगा T2G। इस वाले को हम बोलेंगे डबली डी जनरेट, डबली डी जनरेट, और इसको बोलेंगे हम ट्रिपली डी जनरेट। ट्रिपली डी जनरेट क्योंकि तीन ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपली डी जनरेट और इसको बोलते हैं डबली डी जनरेट। इन दोनों के सेंटर से जो एक लाइन हम खींचते हैं इसको बोलते हैं हम बेरी सेंटर। ओके, और इनमें जो एनर्जी गैप होता है ये वाला जो ये हमारे पास होता है 10 dq, या तो हम बोलते हैं 10 dq या हम बोलते हैं इसको डेल्टा नोट, या तो हम बोलते हैं डेल्टा। मतलब अगर ऑक्टाहेड्रल है तो हम बोलते हैं डेल्टा नोट, ये चीज हो जाएगी हमारे पास। अब ये जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप होता है प्लस 0.4 डेल्टा नोट। ओके, इस 0.4 को आप जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं इसको 2/5 ना, इस तरह से। तो अब हम इसको करते हैं तो 5 हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। नहीं इसमें कुछ गलती आ रही है, एक मिनट, गलती है ना, हाँ इसमें यहाँ पे ये नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी, यहाँ पे रहेगा प्लस 0.6 डेल्टा नोट, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख देंगे जो 0.6 डेल्टा नोट है वो एक्चुअल में होगा आपका 3/5 डेल्टा नोट। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, अगर हम dq की फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम बोलेंगे 6 dq, क्या बोल देंगे 6 dq। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब इस वाले की अगर हम बात करें तो ये वाला जो एनर्जी गैप है ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, माइनस 0.4 डेल्टा नोट, या इसको हम बोल देंगे 4 dq, और इसको जो हमारे पास 0.4 डेल्टा नोट है इसको हम लिख देते हैं 2/5 डेल्टा नोट। ये चीजें होती है। तो स्प्लिटिंग की वैल्यू भी आपको याद रखनी है और ये भी आपको याद रखना है, ये हमारे पास जो है ऑक्टाहेड्रल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी इस स्प्लिटिंग है। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसकी भी सेम ऐसी ही होती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है। कैसे होती है हम उसको भी लेंगे। अब अगर हम इसमें एनर्जी का ऑर्डर लिखे, एनर्जी का ऑर्डर जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका ज्यादा हो, सॉरी ये इक्वल रहेगा हमारे पास इसका डी जेड स्क्वायर के। ओके, और ये होगा हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड एक्स, ये रहेगा। तो इस चीज को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो लिगेंड हमारे पास एक्सियली मेटल की ओर अप्रोच करते हैं एक्सियली, तो उसमें जो ऑर्बिटल और एक्सिस पे मौजूद होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होने की वजह से क्या है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं जैसे कि ये तीनों हैं तो उनकी एनर्जी घट जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इतना होता है ओवरऑल जो है कंजर्वेशन एनर्जी रहती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला जो है लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। अगर आप इन सबको चेक करेंगे तो वो इसके इक्वल ही आ जाएगी, ठीक है ना, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब ये जो पूरी चीज है इसमें ये जो पूरी चीज है इसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग। ये हमारे पास स्प्लिटिंग है और इसी चीज को हम डेल्टा या डेल्टा नोट से हम दिखाते हैं।
तो ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम स्प्लिटिंग। और ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो गैप है, ये चंद बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 आपका लिगेंड कैसा है, नंबर 2 आपके उस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर 3 आपके मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ओके, और नंबर 4 आपका जो है पीरियड नंबर कौन सा है। ये इन 4-5 बातों पे डिपेंड करता है। तो ये स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन किस किस पे पूछते हैं, एक तो ये पूछते हैं कि इसमें dsp3 जो हमारे पास sp3d2 है या फिर हमारे पास d2sp3 है, इसमें जो d ऑर्बिटल हमारा कौन सा है। तो आई होप यहाँ से आपको दिख गया होगा कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल है वो हमारे पास कौन सा वाला है, ओके। तो हमारे पास जो d ऑर्बिटल है वो हमारे पास dx2 y2 और dz2, ये वाले हमारे पास ऑर्बिटल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें एनर्जी गैप भी पूछ लेते हैं कि ये हमारे पास इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है। तीसरा हमारे पास इसमें बनेगा CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो हम बाद में लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा एनर्जी का ऑर्बिटल भी, एनर्जी का ऑर्डर भी पूछ लेता है। एनर्जी का ऑर्डर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, जो अलग अलग रास्तों से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो हमारे पास है, तो हम बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग, और मैं स्प्लिटिंग को बोल रहा हूँ डेल्टा नोट। ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी क्या है, एनर्जी। ये आपकी इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जो डेल्टा नोट की जो यूनिट होती है, डेल्टा नोट की यूनिट वो हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में आती है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यानी कि ये गैप जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, ओके। और स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी हम क्या कहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप जो होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा। तो देखो पहली चीज तो ये है कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि अगर हम कहें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल यानी कि सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल जितनी ज्यादा होगी, ओके, स्प्लिटिंग क्या होगी, इसकी स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज आप ध्यान दो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं कि जैसे CO और अगर मैं बोल दूं CONH3 का होल 6 3+, और मैं एक ले लेता हूं CONH3 NH3 का होल 6 2+, इस तरह से। तो देखो सब कुछ सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, लिगेंड भी हमारे सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, यहाँ पे है +2 और यहाँ सॉरी यहाँ पे है +3, यहाँ पे है +2। तो ये कंपाउंड नंबर 1 है, ये कंपाउंड नंबर 2 है। तो जो इसकी स्प्लिटिंग की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके ऑक्सीजन स्टेट में जो सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जितनी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा लिगेंड उतने ही ज्यादा सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस की ओर ज्यादा जाएंगे, और जितने ज्यादा जाएंगे एनर्जी क्या है उतनी ही क्या उतना ही उसमें गैप इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज है यहाँ पे फंडा हमारा। दूसरा वाला है हमारे पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन मेटल इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अंदर हमको देख रहे हैं नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी हमारे पास उतनी ही कम होगी। देखो ये वाला केस हम लगाएंगे तब जब लिगेंड भी हमारे सेम होंगे और सेंट्रल एटम भी हमारे सेम होंगे। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आर सेम, क्या रहेगा, दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लें CONH3 का होल 6+3, और दूसरा हम लेकर के चल लें CrNH3 का होल 6+3। तो अगर हम देखें इसमें d ऑर्बिटल कितने हैं, तो क्रोमियम का होता है हमारे पास जो कोबाल्ट होता है, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कोबाल्ट का होता है D7S2। तो हमारे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा D6। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो होता है 24, यानी कि एक्सेप्शन है तो D5S2। तो और अगर मैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव ले लेता हूं तो हमारे पास बन जाएगा D4। तो यहाँ पे D4 है, यहाँ पे D6 है। तो यहाँ पे
अगर मैं देखूं तो यहाँ पे है D6 और यहाँ पे है D4, तो इस केस में जो सी हमारे पास जो डेल्टा नोट की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास दूसरे वाले की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वन वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये चीजें हमारे पास रहेंगी इस तरह से। यानी कि इस केस में लिगेंड और ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन सेंट्रल एटम हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास अलग अलग हो गए। ओके, ये चीज होगी यहाँ पे भी। और देखो यही फंडा हमारा इधर है, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में ना देख करके वैसे ही अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास है D6 और यहाँ पे हमारे पास है D7, है ना, क्योंकि कोबाल्ट में यहाँ पे कितने D6 है 3 ऑक्सीजन स्टेट में, और यहाँ पे जब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इस स्प्लिटिंग की वैल्यू जो है इसकी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगला हम ले लेते हैं तीसरा। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा होता है हमारे पास नंबर ऑफ शेल। कौन सी शेल है, यानी कि n की वैल्यू, यानी कि जो n है, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। या एक काम करते हैं, इसको हम ले लेंगे बाद में, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि ये हमारे पास जो है बाद में लेंगे। अगर हम बात करें टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, और इसमें क्या कहेंगे कि लिगेंड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी डेल्टा नोट की वैल्यू क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये जो चीज है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको हमको याद रखना होता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास एनसीईआरटी में दी है वो हमको याद रखनी है। तो उसमें जो है हमारे पास जो लिगेंड स्ट्रेंथ है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है। ओके, ये चीज है। अब मुझे चीजें याद नहीं होती तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी खोल लेता हूँ अपने फोन में। ठीक है, ये हमारे पास है I माइनस BR माइनस SCN माइनस Cl माइनस S2 माइनस F माइनस OH माइनस H2O और आपका NCS माइनस EDTA 4 माइनस, और उसके बाद अमोनिया, और उसके बाद EN, और उसके बाद CN, और उसके बाद CO, ये रहेगा इस तरह से। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर है। आपको जो है यहाँ से हमारी जो है लिगेंड स्ट्रेंथ स्टार्ट होती है कि ये वाला हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये वाला जो है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिगेंड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यानी कि ये अगर होगा तो सबसे ज्यादा जो है इस स्प्लिटिंग की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। और अगर हमारे पास आयोडीन होगा तो इसकी जो है स्प्लिटिंग की वैल्यू सबसे कम हमारे पास हो जाएगी। अब हमारे पास जो है तीसरे के बाद जो चौथा है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास कि शेल, शेल नंबर, यानी कि n जितना ज्यादा होगा डेल्टा नोट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ये बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें जो है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड हम यहाँ पे लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मैं बता रहा हूँ इस केस में कि हम कहेंगे ओनली ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लिखेंगे इसको, एप्लीकेशन यूज्ड इन व्हाट 3D सीरीज ओनली
क्या मतलब है इसका, दिखा देते हैं अभी। देखिए हमारे पास जो एक होती है, जो हमारे पास स्कैंडियम वाली जो सीरीज है, स्कैंडियम से जिंक तक, तो ये सीरीज कहलाती है 3D सीरीज। और उसके नीचे जो सीरीज है वो है 4D सीरीज, जो हमारे पास होता है याट्रियम होता है, और यहाँ पे फिर आता है कैडमियम। और 4D के बाद आता है हमारे पास 5D, और वो होता है हमारे पास लेंथनम वाली जो सीरीज होती है, और जो हमारे पास मरकरी तक चलती है, तो ये वाली होती है हमारे पास 5D सीरीज। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लास्ट ऑर्बिटल होता है वो 3 वाला होता है। कैसे? जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं स्कैंडियम की, तो कितना होता है, 21 होता है। तो हम बोलेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो ये जो हमारे पास 3D आ रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। यहाँ पे हमारे पास 4D आ जाएगा, और इस वाले में हमारे पास 5D आ जाएगा। तो हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड यूज्ड हेयर, यूज्ड, यानी कि इसी के अंदर आपको यूज करना है। और इन दोनों में डोंट यूज strong field ligand and weak field ligand application. Always assume ligand is strong field ligand, यानी कि अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो, या तो हमारे पास D2sp3 आ जाएगा, या और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, DsP2। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, आप पहले इसको उतार लो। चलिए, उतार लिया होगा आपने। देखिए जी, हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास निकिल है उसमें उसके ग्रुप में 3 एलिमेंट, हाँ आप सब जानते हैं, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। सॉरी, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। मतलब नहीं पढ़ पाता, इसकी ट्रिक होती है नहीं पढ़ पाता। मैं अभी ट्रिक भी दूंगा इसकी, आप लोगों को तो यहाँ पे जो निकिल है, अगर मैं इसका कंपाउंड बनाता हूँ तो NiCl का होल 4 2 माइनस आता है। ये आता है NiCl का होल 4 2 माइनस। और इसका आ जाएगा PdCl4 2 माइनस, और इसका आ जाएगा PtCl4 2 माइनस। ये चीज रहेगा। तो अगर मैं निकिल की बात करूं तो मैं थोड़ा सा इसमें दिखा रहा हूं, NiCl4 2 माइनस है। ओके, तो यहाँ पे ये अभी हम टेट्राहेड्रल का, अभी चलो इसको मैं स्प्लिटिंग नहीं कर रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने स्प्लिटिंग की नहीं। तो देखो इसकी तो हाइब्रिडेशन आती है हमारे पास sp3, ये बनता है टेट्राहेड्रल। लेकिन ये जो हमारे पास बन के आ जाते हैं, ये जो हमारे पास बन के आ जाते हैं, ये बनते हैं हमारे पास DsP2, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता है, हालांकि जो लिगेंड है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तब भी आ रहा है, तो इसकी वजह यह है कि इसमें डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल जो नीचे वाले में होता है, वो ऊपर वाला जो 3D ऑर्बिटल होता है फिल्ड होता है, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज Z इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस which increase the attraction between ligand and nucleus of metal, due to which ligand
पेनिट्रेट द ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑफ मेटल, यानी कि वो अंदर तक घुस जाता है। अंदर तक घुसने की वजह से इनर ऑर्बिटल बनता है। तो हमारे पास ये वाला जो चीज है, यानी कि अगर हम 4D सीरीज और 5D सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पैलेडियम और पैलेडियम या कोई सा भी कंपाउंड हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल में ही क्यों ना हो, आपको वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही मान करके चलना है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब वहां पे जो लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे यह अभी हम लेंगे कि अभी हमने इसकी स्प्लिटिंग नहीं की है, इसको हम वापस जो हम इस पे जो बोल, जब हम स्प्लिटिंग कर रहे होंगे तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला जो कंसेप्ट है वो आपको 3D सीरीज तक ही वैलिड रखना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि चाहे 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, उस केस में आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट नहीं लगाना है, बल्कि सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग फील्ड ही मानना, चाहे वो लिगेंड आपका वीक हो। और उस केस में या तो आप बोलेंगे D2sp3 अगर ऑक्टाहेड्रल है, या बोलेंगे आप DsP2, आपका जो रहेगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा है। आप चाहे तो इस पे PYQs भी उठा करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब हम ले लेते हैं पहले टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, या एक काम करते हैं पहले ऑक्टाहेड्रल पे ही बात कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल पे की ही स्प्लिटिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, जब हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात कर ली है, ये वाले, अब जब यहाँ पे स्प्लिटिंग की हमने बात कर ली तो हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है CFSE का, वो भी हमको चाहिए होगा। इसको भी यहाँ रख रहा हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, एक हमारे पास होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, उसमें हम क्या बोलेंगे कि ये है हमारे पास जैसे कि -0.4, और मैं इसको बोल दूंगा m, इस तरह से। अब m क्या है इसको मैं अभी लिखूंगा, उसके बाद आएगा प्लस, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.6 n, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे पूरे से डेल्टा नोट से। अब ये हमारे पास m और n क्या है, देखो m है और n है। m है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, ये चीज होती है। यानी कि m होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल और n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, ये चीज होती है, ठीक है ना। और ये जो है हमारे पास ये है स्प्लिटिंग फैक्टर, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी सारी इसमें कि हमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरने होंगे। तो देखो, हम बात कर रहे हैं हमारे पास जैसे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो अलग अलग होती है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, और अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ से चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाकर के यहाँ जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन octahedral complex in d orbital in octahedral complex। देख ले जरा इधर को, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है, ओके, और यहाँ पे हमारे पास है स्प्लिटिंग जो हो रही है, यानी कि स्प्लिटिंग वाला केस जो है डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एक तो चीज। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज है। अब थोड़ी सी मैं इसमें चीज ऐड किए देता हूं, ये वाली, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें मैं लाइन खींचता हूँ और फिर से सेम चीज में लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको। ओ हो, अच्छा ये चीज, चलो ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ, दो तीन में दिखा देता हूँ आपको। और ये रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये रहेगा हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला केस है वो रहेगा D1 का। तो D1 के केस में देखो D5 होते हैं, 1 2 3 4 5। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ऑर्बिटल में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें मैं जब मैं स्प्लिटिंग करूंगा तो तीन तो हमारे पास ये बनेंगे T2G, और दो हमारे पास यहाँ बनेंगे EG, ये हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी एनर्जी कम होती है अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग, पहले उसमें जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सेम चीज हमारी यहाँ पे हो जाएगी, सेम चीज हमारी कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हमारे पास D1 के लिए ये रहेगा। ओके, अब हम अगर दूसरी चीज की बात करें, फिर यहाँ पे तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, और सेम चीज मैं इधर ले लेता हूं, ये रहेगा इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे रहेगा D2, तो ये जो हमारे पास D2 है, तो D2 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास D3 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब यह है कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है D1 D2 और D3 के लिए जो है हम कहेंगे यहाँ पे जो लिगेंड का कोई इस पे असर नहीं पड़ता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा हमारे पास T2G1 और आपका EG0, यहाँ पे रहेगा हमारे पास T2G2 और यहाँ पे रहेगा EG0, यहाँ पे रहेगा T2G3 और आपका EG0। ओके, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास T2G3 EG0, और यहाँ पे रहेगा T2G2 और आपका EG0, यहाँ पे रहेगा T2G1 और आपका EG0। तो देखो सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, तो D1 D2 D3 इसके लिए तो आपका जो है ये चीज वैलिड नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं लगेगा। 3D सीरीज की हमें, यहाँ पे हम जो 3D सीरीज की ही बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 3D सीरीज की ही हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और किसी की हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। वो तो बाकी तो सारे के सारे क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास D1 D2 D3 जो है ये हमारे पास वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेम रहेगा। अब हम यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, कॉपी नहीं हो रहा है क्या, पता नहीं, चलिए और ले लेते हैं। नहीं हो पा रहा, चलिए खैर, तो यहाँ पे फिर से हम लेंगे, और यहाँ पे वही चीज जो हमारी चलती आ रही है, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला है, और ये वाला हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड वाला है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से मैंने बनाया हुआ, ठीक है, ये चीज रहेगा। यहाँ पे रहेगा हमारे पास स्प्लिटिंग, और यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सेम चीज रहेगी, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रहेगा। देख लेते हैं इसको भी। तो हमारे पास क्या है, D4 है, तो 1 2 3 4 5
और अगेन 1 2 1 2 3, ये रहेगा T2G और ये रहेगा EG। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, D5 D6 और D7, इसी में ले लेंगे हम बाकी भी। यहाँ पे ले लेते हैं इसको इस तरह से। ओके ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे D4 है, तो 1 2 3 4। तो देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा भी यहाँ जाएगा। लेकिन क्या है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऊपर ना जाकर के नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है, जो डेल्टा नोट की वैल्यू होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जंप करके यहाँ से ऊपर वाले ऑर्बिटल पे पहुंच जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रहेगा, तो हो जाएगा हमारे पास T2G4 और आपका EG0। लेकिन यहीं पर D4 1 2 3 4 ये है, तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसमें गैप इतना कम होता है और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि जंप करके वो यहाँ आ जाए इस तरह से। तो ये रहेगा हमारे पास T2G3 और आपका EG1 इस तरह से रहेगा। ऐसे हमारे पास है D5, तो ये रहेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 ये रहेगा। ओके, तो अब इस केस में देखेंगे तो 1 2 3, अब अगेन जब ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है तो पांचवा भी यहीं पे आएगा। ओके, अब D6 की बात करें तो उसमें भी ऐसे होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये रहेगा। ओके, अगर हम D7 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से रहेगा। जब ये फिल हो जाएंगे तो सातवां इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा T2G5 और आपका EG0, और यहाँ पे रहेगा T2G6 और आपका EG0, और यहाँ पे रहेगा T2G7 सॉरी T2G6 और यहाँ पे आ जाएगा EG1। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास D5 है 1 2 3 4 5, तो 5 में जब हमारे पास 1 2 3, जब हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यही जाएगा, और ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। इस D6 में क्या होगा, जब पांचों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे भर चुके हैं तो जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जाएगा पहले। ठीक है ना, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसे सातवें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 और 7 यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा T2G3 और आपका EG2। ओके, और मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास T2G3 सॉरी T2G4 और EG2। फिर हमारे पास आ जाएगा T2G5 और आपका EG2 ये रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास चेंज कितना आ चुका है यहाँ पे देखो, यानी कि जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है D4 D5 D6 और D7 में एप्लीकेबल होता है। ओके, अगर हम D8 D9 और D10 का बनाएंगे तो उसकी कंडीशन D1 D2 D3 वाली होगी, यानी कि जहां वहां पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो है आपका एप्लीकेबल नहीं था तो यहाँ भी नहीं होगा, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो अगर हम D7 की बात करें तो 6 नीचे है और एक ऊपर है, तो T2G6 EG1। यहीं पे अगर D7 की बात करते हैं तो 5 नीचे है और 2 ऊपर है हमारे पास, यानी कि T2G5 EG2 ये रहेगा। तो ये आपको यहाँ से देख लो, इसको पढ़ लो, अच्छे से याद कर लेना है इसको। अगर ये आपने कर लिया तो आपको दिमाग लगाने की भी वो नहीं होगी जरूरत, बस इसको याद कर लेना। ऐसे अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे D8 और उसके बाद D9 और उसके बाद D10। तो इसमें हमारे पास देखें
स्ट्रॉन्ग फील्ड की है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3, ओके। और यहाँ पे इसी चीज को मैं कॉपी कर लूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के बाद अगर हम वीक फील्ड की बात हमारी होगी तो रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये यहाँ रहेगा, चलिए ये चीज है हमारे पास, ओके। तो D8 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रहेगा T2G और यहाँ पे रहेगा EG। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा T2G6 और आपका EG2। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब क्या रहेगा, देखो T2G6 और आपका EG2। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ से अब लिगेंड का कोई असर नहीं रहेगा, लिगेंड का कोई भी असर हमारे पास नहीं होगा। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, तो हो जाएगा T2G6 और आपका EG3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगेन 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रहेगा T2G और आपका EG, T2G और आपका EG, तो ये रहेगा T2G6 और आपका EG4। ऐसे इसी में आ जाएगा सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे ये रहेगा यानी कि T2G6 और आपका EG2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसमें मैं लिख दूं T2G और आपका EG, यहाँ पे भी T2G और ये आपका EG 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ये रहेगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास T2G6 और आपका EG3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D1 D2 D3 एंड D8 D9 और D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड रूल नॉट फॉलो, और हम कहेंगे ओनली D4 D5 D6 और D7 फॉलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड रूल, ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर के D10 तक मैंने लिख दिया है और आपके लिए अब आसानी हो गई है, ओके। मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, अगली क्लास में हम टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग करने वाले हैं और साथ में स्क्वायर प्लेनर की भी स्प्लिटिंग हमको करनी है, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।